नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल योयो बायो। आज के हमारे लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं, हमारा टॉपिक है योयो कैरियो। सर ये स्टेथोस्कोप है, ये स्टेथोस्कोप नहीं है, ये यो है, वाई ओ। सो योयो कैरियो। सर योयो कैरियो, कैरियो मतलब क्या? तो बेटा कैरियो का मतलब होता है, we are going to talk about the master cell organelle called as nucleus। आज का पूरे लेक्चर में हम लोग न्यूक्लियस के सारे डिटेलिंग को कवर कर लेंगे। अब बच्चों मान के चलते हैं, न्यूक्लियस समझने के लिए हमने हमारे दोस्त के शरीर में से एक सेल निकाला बाहर। हाँ, पर निकालने से पहले परमिशन लेने का, बिकॉज बायो पीपल आर मैनर्ड पीपल। ओके, सो हमने दोस्त के शरीर में से एक सेल निकाला बाहर। ओके, उस सेल के अंदर से न्यूक्लियस निकाल के जूम किया। जूम करने के बाद वो न्यूक्लियस कैसा नजर आएगा? वो न्यूक्लियस ऐसा नजर आएगा। सर नजर नहीं आ रहा है, रुको, सबर का फल न्यूक्लियस होता है। सो पे अटेंशन बेटा। अब न्यूक्लियस में हमको क्या दिखेगा बेटा? न्यूक्लियस में हमको दो कवरिंग दिखेगा। एक होगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाली कवरिंग बेटा, और एक होगा इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अंदर वाली कवरिंग। तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं बेटा, ध्यान दो। ओके, अब बात ऐसी है कि अगर हम लोग समझो ये सेल है और ये उसके अंदर का न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस का जो कवरिंग है, लो पावर में हमको लगता है वो सिंगल कवरिंग है, बट जब हमको जूम करके देखना होता है ना, तब हमको पता चलता है कि ये तो डबल कवरिंग है। इसमें बाहर वाला लेयर भी है और अंदर वाला लेयर भी है बेटा। ओके, अब उस हिसाब से नेमिंग इसका करते जाते हैं साइड बाय साइड बेटा। तो ये जो है इसको हम लोग बोलेंगे आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बाहर वाला कवरिंग बेटा। फिर उसके बाद जो अंदर वाला कवरिंग है, ये पूरा का पूरा बेटा। ओके, दैट इज कॉल्ड एज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। अब ये दोनों के बीच में जो जगह है, दोनों के बीच में, उसको हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। क्या बोल रहे हैं उसको? पेरी न्यूक्लियर स्पेस। अच्छा, दूसरी बात ये है कि देखो हमको है ना, लो पावर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऐसे सिंगल दिखता है, पर जब हम लोग जूम करके देखते हैं तो पता चलता है वो डबल कवरिंग है। दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हमको कंटिन्यूअस दिखता है, पर वैसा नहीं है। ये भ्रम की दुनिया है, और भ्रम में मत जियो। यहां असलियत ये है, रियल द फैक्ट पॉइंट इज कि ये कंटिन्यूअस नहीं, बीच बीच में खड्डा है। ये देख, ये खड्डा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा बेटा। ओके, सो ये जो खड्डा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूक्लियर पोर। ओके, अब समझो हमने हमारे दोस्त के शरीर से एक सेल निकाला। वो सेल को हमने स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करा। इमेजिन करो हम लोग साइंटिस्ट हैं, तू और मैं साइंटिस्ट। क्या है हम लोग? साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट जैसा बिहेव करेगा, वी आर साइंटिस्ट। और ये न्यूक्लियस सेल हम ऑब्जर्व कर रहा है, सेल का डिटेलिंग हम देख रहा है बेटा। ओके, एंड वी आर सिटिंग नियर द विंडो ऑफ आवर हाउस। वी आर ऑब्जर्विंग नेचर ऑल्सो, कुदरत का भी मजा ले रहा है। ये बर्ड्स, ये बटरफ्लाई, ये कुदरत, बायो वाला है ना, सो कुदरत से प्यार करता है। अब सेल के अंदर सब कुछ ढूंढ लिया हम लोगों ने। सेल मेम्ब्रेन देख लिया, सेल वॉल का लेक्चर देख लिया, प्लांट सेल पढ़ा, एनिमल सेल पढ़ा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, सारे स्ट्रक्चर्स पढ़ लिए, लाइसोसोम सबके सब पढ़ लिया। अब हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं उसके सेंटर में। हमने ये सब देख लिया।
हम साइंटिस्ट हैं ना कुछ साइंटिस्ट। अब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का डिटेलिंग देख रहे हैं। तो अब तक न्यूक्लियस में क्या डिस्कवर किया, क्या ढूंढा हमने? हमने देखा कि देयर इज आउटर न्यूक्लियर एनवलप, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में पेरीन्यूक्लियर स्पेस। इतना ढूंढ चुका है हम लोग, ध्यान दो। और तो और बीच बीच में खड्डा है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर पोर। इतना हम ऑब्जर्व कर रहा है, तभी ऊपर से ना, ऊपर वाली जो आंटी है ना, उसके बाल झड़ते हैं, तो बाल का गुच्छा बना के उसने फेंक दिया और ये उसका बाल उड़ गया। ऊपर वाली जो बूढ़ी आंटी है, वो बुढ़ी का बाल गिर गया, हमारा पूरा का पूरा स्पेसिमेन खराब हो गया। धत तेरे की। पर कोई बात नहीं, वी आर बायो पीपल, बायो पीपल। सो हम हर चीज को रॉकिंग तरीके से लेता है। हम उस बुढ़ी के बाल को देख के आंटी को बोलते हैं, आंटी ये क्या किया? स्लाइड खराब कर दिया, पूरा स्पेसिमेन खराब कर दिया। इतना मुश्किल से दोस्त का सेल निकाला, उसके अंदर के ऑर्गेनल्स को पढ़ा, न्यूक्लियस पढ़ रहा था, तुम बाल डाल दिया ऊपर से। आंटी बूढ़ी, आंटी ऊपर से आशीर्वाद देती है, हाँ बेटा खुश रहो, डिस्कवर करते रहो, खुश रहो, खुश रहो। तो बोलता है ओके आंटी, तुम आशीर्वाद दे रहा है तो चलेगा, चला के लेता है, ये हमारा नेक्स्ट नेमिंग बन जाएगा। अब न्यूक्लियस के अंदर अगर हम लोग देखेगा तो ऐसा कॉइल्ड, रैंडम, टेढ़ा मेढ़ा बालों का गुच्छा है। सर गुच्छा तो अंगूर का गुच्छा होता है, मैंने तुझसे पूछा है, ये नहीं पूछा है ना, जितना सिखा रहा हूं ध्यान दे। ओके, सो अंदर ना बालों का झुंड रहता है बेटा, इसको बोलते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क। दिस बुद्धि का बाल इज कॉल्ड एज क्रोमैटिन नेटवर्क। ओके, सो नेक्स्ट हमको जो दिखेगा वो है क्रोमैटिन नेटवर्क। अच्छा, अब इसके अलावा देखो कैसे ना, सेल है ये पूरा, सेल के बीच में फोड़ा है, फोड़ा मींस बीच में एक राउंडेड पार्ट है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस। अब उस फोड़ा के अंदर भी एक फोड़ा है। ओके, यानी इस न्यूक्लियस के अंदर भी एक राउंडेड बॉडी है बेटा। म्यूजिक मत एंजॉय कर। इस राउंडेड बॉडी को बोला जाता है न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के पास अपना खुद का मेम्ब्रेन नहीं होता है। ओके, उसके पास अपना खुद का कवरिंग नहीं होता है, और न्यूक्लियोलस की जिम्मेदारी है आरएनए, राइबोसोमल आरएनए बनाने की। और राइबोसोमल आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बेटा। सो ये याद रखो, सेल के अंदर फोड़ा है, फोड़ा के अंदर भी फोड़ा है, सेल के अंदर सर्कल है, सर्कल के अंदर भी एक सर्कल है। ओके, यानी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है। ये समझा बेटा? सो नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस। अच्छा, इसके अलावा और क्या देखेंगे हम लोग बेटा? इसके अलावा अब जो भी मैट्रिक्स है, जेली लाइक मटेरियल है, उसको हम लोग बोलेंगे, जैसे सेल में साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियोप्लाज्म होता है बेटा। ओके, सो न्यूक्लियस के डायग्राम में इतना बेसिक हमको अच्छे से आना चाहिए। इतना बेसिक अगर तुमको समझ गया ना बेटा, फिर इसका थियरी वाला पार्ट तो बहुत ही इजी। अच्छा, एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये याद रखो, न्यूक्लियस इस तरह का कब दिखता है? न्यूक्लियस इस तरह का इंटरफेस के टाइम पे दिखता है। एक इंटरफेसिक न्यूक्लियस, जब न्यूक्लियस डिवाइड नहीं हो रहा होता है, तब उसके अंदर ऐसा बिखरा हुआ क्रोमैटिन नेटवर्क दिखता है इंटरफेस में। और जब सेल डिवाइड हो रहा होता है, तब यही क्रोमैटिन नेटवर्क आपस में कंडेंस हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। और ये क्रोमैटिन नेटवर्क कैसा दिखेगा? ये क्रोमैटिन नेटवर्क कुछ अंदाज इस तरह का दिखेगा। अब मेरी बात ध्यान से सुन, हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल टॉपिक पे। हाँ बेटा, सो ये अब जो बना है ना, इसको हम बोलते हैं क्रोमोसोम। आसान भाषा में बोलता हूं, हम स्लाइड देख रहा था ऊपर से,
ए बुड्ढी का बाल गिर गया, राइट। सो बुड्ढी का बाल जो है बिखरा हुआ वो है क्रोमैटिन नेटवर्क। ये बाल को इकट्ठा करके देखो मैं बुड्ढी का चोटी बना दिया, और ये चोटी जैसा स्ट्रक्चर इसको बोलने का क्रोमोसोम। एग्जाम में ये बुड्ढी का बाल और चोटी लिख के मत आना, इतना मारूंगा सारा का सारा बाल झड़ जाएगा तेरा। इसको प्रॉपर लैंग्वेज में समझ के ले लो। यानी मेरे कहने का मतलब क्या है, सर मजाक कर रहे हैं बेटा, सर तुमसे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो धागे की तरह स्ट्रक्चर है ना बिखरा हुआ, उसको क्रोमैटिन नेटवर्क बोलते हैं। और यही धागे की तरह स्ट्रक्चर जब आपस में इकट्ठा होके रस्सी जैसा, अभी रस्सी कैसे पतले पतले धागों की ही तो बनी होती है बेटा, राइट। जब वो रस्सी जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है ना, तब उसको हम लोग बोलते हैं क्रोमोसोम। सो अब ये जो डायग्राम हमने बनाया ना, ये क्रोमोसोम का है। अब न्यूक्लियस इंटरफेज में ऐसा दिखता है जहां उसके पास बिखरा हुआ क्रोमैटिन नेटवर्क है, और जब सेल डिवाइड होता है खास करके मेटाफेज के दौरान, सबसे क्लासिक तरीके से हम क्रोमोसोम्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, अब एक क्रोमोसोम का नेमिंग क्या क्या है, क्रोमोसोम में क्या क्या पार्ट्स हमको नजर आते हैं। सो क्रोमोसोम में ये दो जो टुकड़े हैं इसको हम क्रोमैटिड्स बोलेंगे। ओके, ये बीच वाला हिस्सा जो है इसको हम बोलेंगे प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, दिस प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसका एक और नाम है, इसको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं। ओके, इसको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, ये याद रखो। अच्छा, अब दूसरी कमाल की बात यह है कि इसी प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन के आजू बाजू में, इसके आजू बाजू में दो डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। मेरी बात ध्यान से सुन, यानी जो येलो वाला पार्ट था ना बीच में, वो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब ये जो लाल वाला हिस्सा मैंने बनाया ना इसके आजू बाजू में, ये और ये, इसको बोलते हैं काइनेटोकोर। तो ये दोनों को हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर। अच्छा, और तो और कुछ कुछ क्रोमोसोम में कैसा होता है ना बेटा, एक एंड की तरफ एक और कंस्ट्रिक्शन आता है बेटा, और फिर एक स्वेलिंग आ जाता है, एक फ्रैगमेंट जैसा अपीयरेंस, एक टुकड़ा जैसा अपीयरेंस आता है बेटा। ओके, अब ये जो दूसरा स्वेलिंग आ रहा है ना, इसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। ओके, और ये जो फ्रैगमेंट जैसा आखिर वाला जो टुकड़ा है ना, इसको हम बोलेंगे सैटेलाइट। अब तुम ऐसे बहुत से डायग्राम देखोगे, यहां देखो हमने दो ही क्रोमैटिड बनाए, यानी ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा। ऐसे भी डायग्राम होते हैं क्रोमोसोम के जहां तुमको चार क्रोमैटिड्स दिखेगा। सो ऊपर दो दिखेगा और नीचे की तरफ दो। शॉर्ट में मैं यहां ड्रॉ कर देता हूं। सो ये चार क्रोमैटिड्स वाला क्रोमोसोम है। यहां इसका प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन होगा, यहां आजू बाजू में काइनेटोकोर होगा, और कोई भी एक एंड की तरफ सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट होगा बेटा। ओके, तो ये बेसिक नेमिंग याद रखो विद रिस्पेक्ट टू क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम का कैसा है ना, उसके सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से क्रोमोसोम चार अलग अलग तरह के होते हैं, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से। अब ये वाला सेंट्रोमियर देखो एकदम बीच में, इसके वजह से क्रोमैटिड्स दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड है बेटा। मैं यहां नीचे की तरफ इसको ड्रॉ करता हूं। अब देखा बेटा ध्यान से, समझो अंदाज, ये क्रोमोसोम है बेटा। ओके, फिर समझो अंदाज ये दूसरा क्रोमोसोम, और समझो बेटा अंदाज से ये तीसरा क्रोमोसोम, और समझ बेटा ये चौथा क्रोमोसोम। अब सब में देखो फर्क क्या है। ये पीला वाला हिस्सा प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, कंस्ट्रिक्शन यानी वो हिस्सा जो अंदर की तरफ आता है,
अब क्रोमैटिड्स देखो, क्रोमैटिड्स कैसा जाड़िया पाड़िया बाहर की तरफ, फिर अचानक से क्रोमोसोम अंदर जाता है, पिचक जाता है ना। सो ये जो एरिया जहां पर वो पिचक जा रहा है बीच में, उसको बोलते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, क्योंकि पहली बार वो कंस्ट्रिक्ट हुआ वहां पे नैरो हो गया बेटा। और इसको सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन बोलते हैं, क्योंकि सेकेंड टाइम, क्योंकि प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन से निकलने के बाद ये वापस मोटा हो जाता है, फिर वापस से कंस्ट्रिक्ट करता है अंदर, इसलिए उसको बोलते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। बहुत ही आसान है। अब ये जो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन है जिसको सेंट्रोमियर बोलते हैं, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहां है? यहां पर है, देखो बराबर है। अच्छा, इस क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर कहां पर है? यहां पर है। इस क्रोमोसोम का सेंट्रोमियर कहां है बेटा? यहां है। और इसका सेंट्रोमियर कहां है बेटा? देखो यहां है। सर ये सेंट्रोमियर तो खिसकते जा रहा है, सही पकड़े हैं। ओके, यहां सेंट्रोमियर एग्जैक्टली मिडल में, नाउ इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, हियर इट इज टुवर्ड्स वन एंड एंड हियर इट हैज रीच्ड द एंड। ओके राइट। अब ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर एकदम बीचों बीच में होगा, इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या बोलना बेटा इसको? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब ऐसा क्रोमोसोम, मेटा यानी यहां पर मिडल ले लो बेटा, सेंट्रोमियर जिसका मिडल में है। फिर ऐसा क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, मिडल पोजीशन से, देखो मिडल पोजीशन यहां आता ना, मिडल पोजीशन से थोड़ा खिसक गया है, जिसके वजह से दोनों क्रोमैटिड्स में से एक क्रोमैटिड छोटा है और एक क्रोमैटिड लंबा है बेटा। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम लोग बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ओके, अब ये वाला क्रोमोसोम जिसका सेंट्रोमियर एक कोने की तरफ, एक एंड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, जिसके वजह से एक बहुत ही छोटा और एक बहुत ही लंबा, इधर मैंने क्या बोला था? छोटा और लंबा। एमसीक्यू आता है बेटा, एग्जाम में पूछते हैं, शॉर्ट आर्म लॉन्ग आर्म, दैट इज सब मेटासेंट्रिक। टू इक्वल आर्म्स, टू इक्वल पार्ट्स, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। very short very long, very short very long, extremely short extremely long। ऐसा ग्रामर आया ना तो याद रखना इसकी बात हो रही है। और ऐसे क्रोमोसोम को बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। दिस इज कॉल्ड एज एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और अगर ये बोला कि सेंट्रोमियर हैज रीच्ड टुवर्ड्स वन एंड, एक एंड तक पहुंच गया, देखो ये बीच में था, ये थोड़ा खिसक गया, ये कोने में आने की कोशिश कर रहा है, और ये तो तड़ी पार हो गया, त से तड़ी पार, त से टेलोसेंट्रिक। अब कमाल की बात सुन बेटा, टेलो मीन्स एट अ डिस्टेंस, इसका सेंट्रोमियर इज एट अ डिस्टेंस, काफी दूर हो गया इससे। जैसे टेलो से कौन से वर्ड्स आते हैं? जैसे टेलीफोन, सो टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस, फोना मीन्स साउंड, यू कैन टॉक एट अ डिस्टेंस। टेलीस्कोप गैलीलियो बनाया और ब्रह्मांड का पूरा डिटेलिंग देख डाला। टेली मीन्स एट अ डिस्टेंस एंड स्कोप मीन्स टू सी। बट हम कमाल का लोग हैं, हम टेलीस्कोप से पड़ोसी के घर पे देखते हैं। टेलीस्कोप इज मेंट टू लुक एट अ डिस्टेंस, यू गेट दैट पॉइंट बेटा? ओके, एनीवे, सो ये है चार अलग अलग तरह के क्रोमोसोम। अब इसमें से जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ओके, इसको जब हम लोग माइक्रोस्कोप में देखते हैं ना बेटा, सो ये वी शेप दिखता है, क्योंकि ये ऐसा खड़ा खड़ा नहीं दिखता बेटा, ये ऐसा इस अंदाज का दिखता है। ओके, इसके वजह से मेटासेंट्रिक विल अपीयर वी शेप। ओके, फिर सब मेटासेंट्रिक, ये थोड़ा उल्टा हो जाएगा बेटा, इसका लंबा वाला हिस्सा यहां रहेगा और छोटा वाला हिस्सा यहां रहेगा। तो सब मेटासेंट्रिक, और इसका सेंट्रोमियर यहां है बेटा। सब मेटासेंट्रिक कैसा दिखता है? एल शेप। ओके, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है ना, इसका लंबा वाला हिस्सा यहां रहेगा बेटा और छोटा वाला हिस्सा ऐसा बेंड होगा, तो ये अल्फाबेट जे हो गया। सो एक्रोसेंट्रिक विल अपीयर
जे शेप। हीलोसेंट्रिक तो तू देख के ही बता सकता है। हीलोसेंट्रिक विल अपीयर आई शेप, या तो फिर इसको रॉड शेप भी बोल सकते हैं बेटा। ये समझा? सो ये है क्रोमोसोम का बेसिक डिटेलिंग, ये है न्यूक्लियस का बेसिक डिटेलिंग बेटा। अब इसका थियरी वाला पॉइंट्स फटाफट शुरू करते हैं। ये सारे डायग्राम वाले पॉइंट समझ गए ना, फिर थियरी बहुत इजी हो जाएगा। ये सारा नेमिंग याद रखना, क्योंकि अब मैं थियरी पॉइंट्स पे आऊंगा बेटा, एक पॉइंट भी मिस नहीं करूंगा। लेक्चर भले थोड़ा लंबा चले जाए, बट हम लोग एक पॉइंट भी मिस नहीं करेंगे, ठीक है? अब एक एक पॉइंट से शुरू करते हैं। न्यूक्लियस की बात करें तो पहली बात हमको ये अच्छे से पता होना चाहिए दैट न्यूक्लियस इज द मास्टर सेल ऑर्गेनेल, यानी बॉस है, बीच में बैठा है, पूरे के पूरे सेल को चलाता है। ओके, दूसरी भाषा में इसको कंट्रोल सेंटर भी बोल सकते हैं। पूरे सेल को यही कंट्रोल करता है बेटा। ओके, ये पहली बात न्यूक्लियस। दूसरी बात ये है, न्यूक्लियस वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, चॉकलेटी चाचा। हाँ बेटा, ब्राउन चॉकलेटी, आसान भाषा में चॉकलेटी। ओके, रॉबर्ट ब्राउन इन द ईयर 1831 बेटा, 1831 में डिस्कवर किया था इन्होंने। नेक्स्ट, फिर ये हुआ कि न्यूक्लियस के अंदर ये जो बुड्ढी का बाल है, ओके, ये बाल इतना आसानी से नजर नहीं आता था, सो इसके ऊपर स्टेन डाला गया। ओके, बेसिक स्टेन डाला, जैसे एसिड और बेस केमिकल्स होते हैं ना, सो बेसिक स्टेन डाला ताकि इसमें रंग आ जाए। और बेसिक स्टेन डालने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो डीएनए और आरएनए का बना है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, वो न्यूक्लिक एसिड है। अब एसिड को रिएक्ट करवाने के लिए बेस का मदद लेना पड़ेगा। सो जब बेसिक स्टेन डाल के देखा तब पता चला ये तो धागे की तरह है, और इसका नाम रखा गया क्रोमैटिन नेटवर्क। और ये नामकरण किसने किया? फ्लेमिंग नाम के साइंटिस्ट ने। ओके, सो यहां लिख देते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लेटर द न्यूक्लियर मटेरियल was stained with basic dyes and was named as chromatin। उसका नाम क्रोमैटिन रखा, किसने? कौन सा गोरा चाचा? चाचा का नाम फ्लेमिंग। ठीक है, तो इतना अपने को याद रखना बेटा। ऑलराइट, फाइन। नेक्स्ट, न्यूक्लियस इस तरह का कब दिखेगा? जब उसमें बिखरा हुआ बुड्ढी का बाल जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा इंटरफेस के टाइम पे। और इंटरफेस क्या होता है? इंटरफेस सेल डिवीजन का वो हिस्सा होता है जब सेल अपनी तैयारी कर रहा होता है, डिवाइड नहीं हुआ है। सो इंटरफेस में सेल डज नॉट डिवाइड बेटा। इंटरफेज में ऐसा दिखेगा, उसमें बुड्ढी का बाल दिखेगा। और प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, जब सेल डिवाइड करना शुरू करता है, खास करके मेटाफेज में, उसमें हमको ऐसा बुड्ढी का चोटी दिखेगा, क्रोमोसोम दिखेगा बेटा। ओके, सो अब पहले इंटरफेज का डेफिनेशन लिख देते हैं। इंटरफेज इज द फेज ड्यूरिंग विच cell is not dividing इंटरफेस के बारे में मैं तुमको सेल डिवीजन चैप्टर में सिखाऊंगा। उसमें सेल साइकिल का एक कॉन्सेप्ट है, और सेल साइकिल के कॉन्सेप्ट में ये बताया गया है कि इंटरफेस इज मेड अप ऑफ 3 फेजेस, G1 फेज प्लस S फेज प्लस G2 फेज, गैप 1 फेज, जनरेशन 1 फेज, ये इसका फुल फॉर्म है। सिंथेसिस फेज, गैप 2 और जनरेशन 2 फेज बेटा। ओके, एनीवे ये तो सेल साइकिल में आएगा, उधर हम लोग अलग ही लेवल पे डिस्कस करेंगे, हो जाएगा आसान। अभी से इतना याद रखना कि ऐसा बिखरा हुआ वो इंटरफेस में दिखेगा और क्रोमोसोम्स अपने को मेटाफेज में दिखेगा। ओके,
नेक्स्ट, अब एक इंटरफेस में न्यूक्लियस को देखेंगे तो ये सबका सब स्ट्रक्चर दिखने वाला है। सो इंटरफेसिक न्यूक्लियस shows the presence of elaborate network of nucleoprotein fiber, elaborate network of nucleoprotein fibers which are called as chromatin network। जो हम लोग बुड्ढी का बाल बोल रहे हैं ना बेटा, वही। सो क्रोमैटिन नेटवर्क दिखेगा अपने को, और क्या दिखेगा अपने को? न्यूक्लियर मैट्रिक्स दिखेगा। अब न्यूक्लियस का जो मैट्रिक्स है उसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोप्लाज्म, उसका और एक नाम है कैरियोलिम्फ। सर ये लोग का कितना नाम होता है? हाँ, इनकी बहुत सारी बुआ है ना, तो सब बुआ अलग अलग नामकरण की है बेटा। ओके, न्यूक्लियर मैट्रिक्स, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोलिम्फ। कैरियो अपना आज का टॉपिक, कैरियो का मतलब ही होता है न्यूक्लियस, ये याद रखना। ओके फाइन। अच्छा, सो इसमें क्रोमैटिन नेटवर्क भी दिख रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म भी दिख रहा है अपने को, और तो और न्यूक्लियोलस भी दिख रहा है बेटा। और उसके साथ साथ में छोटा छोटा न्यूक्लियर पोर, और उसके कवरिंग की भी बात कर लेते हैं, न्यूक्लियर एनवलप। ये सब नजर आता है बेटा। चलो अब आगे का पॉइंट कंटिन्यू करेंगे, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लिया? ओके, अब मैं ना ये वाला पार्ट रब कर देता हूं। ये डायग्राम वाला पार्ट रहने देता हूं। ओके, थोड़ा और पार्ट सिखाता हूं, फिर डायग्राम वाला पार्ट भी रब कर दूंगा। अच्छा, अब जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में हम लोग देखते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का जो कवरिंग है उसको बोलते हैं न्यूक्लियर एनवलप। समझा तू? एनवलप, शादी में जाता है हम लोग, ऐसा 501 रुपया 101 रुपया डालता है, 1 रुपया शगुन का होता है। लिफाफा, एनवलप, आसान तरीका। हाँ, और इंडिया का ग्रेट है ये, बहुत मजेदार बात है, हम जितना पैसा डालता है सोचता है उतने पैसे का खा के आएगा, फिर चाहे उल्टी ही क्यों ना हो जाए। ओके, अमेजिंग। ऑलराइट, सो न्यूक्लियर एनवलप। अब न्यूक्लियर एनवलप का कैसा है ना, न्यूक्लियर एनवलप ना सिंगल लेयर नहीं है, इट इज शोइंग प्रेजेंस ऑफ डबल मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर एनवलप में डबल मेम्ब्रेन है। अब ये डबल मेम्ब्रेन में कौन सा बेटा? देयर इज आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर इज इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, सो ये बाहर वाला आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके बाद ये अंदर वाला इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और दोनों के बीच में ये जो जगह है, इस जगह को हम बोलेंगे पेरी न्यूक्लियर स्पेस। पेरी न्यूक्लियर स्पेस 10 से लेकर 50 नैनोमीटर का इसका थिकनेस है बेटा। ओके, so it is showing presence of outer nuclear membrane, inner nuclear membrane and the space in between called as perinuclear space, which is 10 to 50 nanometer in thickness. Next, यही जो न्यूक्लियर एनवलप है, इसका काम क्या है? न्यूक्लियर एनवलप एक्ट्स एज अ बैरियर
in between inner nucleoplasm and outer cytoplasm. देखा, ध्यान दे बेटा, क्या ध्यान देगा? हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दे, हैंडराइटिंग तो सर का एकदम कलाकार की तरह है. ओके फाइन, ऑल बायो स्टूडेंट्स शुड हैव गुड हैंडराइटिंग एंड गुड डायग्राम. अपने मुंह अपनी बढ़ाई नहीं, मैं तुमको एक बात बताना बच्चों, मतलब काम एकदम साफ होना चाहिए, देख के मजा आ जाए. ओके सो अब ये क्या है ना, न्यूक्लियर एनवलप जो है ना, वो अंदर की तरफ ये जो न्यूक्लियोप्लाज्म है वो, और बाहर की तरफ जो साइटोप्लाज्म होगा, यानी ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ना, वो अंदर वाले न्यूक्लियोप्लाज्म और बाहर वाले साइटोप्लाज्म, इन दोनों के बीच में बैरियर, रोधक का काम कर रहा है, ताकि कोई भी मटेरियल इतना आसानी से साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर नहीं आ सकता और कोई भी मटेरियल न्यूक्लियस से इतना आसानी से बाहर नहीं जा सकता. तो ये एक तरह का कवरिंग है बेटा, इट इज एक्टिंग एज अ बैरियर. नेक्स्ट, outer nuclear membrane is connected to endoplasmic reticulum. Outer nuclear membrane is connected to endoplasmic reticulum and has ribosomes attached on it. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जुड़ा हुआ है और उसके ऊपर राइबोसोम्स चिपके होते हैं. अच्छा, ये किस तरह का होगा, इसको डायग्राम के तरीके से दिखाएं बेटा. समझो फॉर एग्जांपल, ये ना पूरा का पूरा एक सेल है बेटा. किसका सेल है? सिंपल, दोस्त का सेल है, क्योंकि हम लोग अपना शरीर खराब नहीं करेगा बेटा. अब ये दोस्त का सेल है, ओके राइट, और ये उसका न्यूक्लियस. सर ये तो मेंदू बड़ा है, मेंदू बड़ा नहीं है, न्यूक्लियस है बेटा. ओके अच्छा, अब ये न्यूक्लियस बीच बीच में से खड्डा दिखाता है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर पोर. अब बात ध्यान से सुना बेटा. अब ये जो आउटर न्यूक्लियर एनवलप है ना, ये बाहर वाला कवरिंग, ये और ये, ओके, यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम शुरू हो जाता है बेटा और जाके सेल मेम्ब्रेन तक कनेक्टेड होता है. और इसी आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे अब मैं राइबोसोम ड्रॉ कर रहा हूं बेटा. इसी के ऊपर राइबोसोम्स भी चिपके होते हैं बेटा, जिसको हम प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल बोलते हैं. अच्छा, अब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात करें, ये इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर मच्छरदानी की तरह, मच्छरदानी नहीं होती है जाली जैसे एकदम, ओके, नेटवर्क रहता है जिसको फाइब्रस लैमिना बोलते हैं. जैसे समझो ये पूरा का पूरा कमरा, ये कमरा पूरा का पूरा न्यूक्लियस है, ठीक है. अब ये कमरे का बाहर का जो बाउंड्री है वो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, बीच में जो ईंट लगी है वो पेरी न्यूक्लियर स्पेस है, और ये जो दीवारें हैं ये बोर्ड है, ठीक है, ये छत है, और ये जो फ्लोर है ये सबका सब इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है. अब यहां मैंने समझो फ्लोर से शुरू करके मच्छरदानी लगा दिया, साइड्स में भी लगा दिया, इस तरफ भी लगा दिया, छत पे भी लगा दिया. सो इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के भी अंदर, इंग्लिश में चले, इनर टू द इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देयर इज अ नेटवर्क व्हिच इज कॉल्ड एज फाइब्रस लैमिना. हाई इंग्लिश में चलना है तो ये बोल सकते हैं द इनर न्यूक्लियर एनवलप दिस इज लाइंड बाय मतलब उसके अंदर भी एक लेयर है, एक कवरिंग है, जिसको बोलते हैं फाइब्रस लैमिना. ये पॉइंट कवर कर ले बेटा. इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन is lined by network which is called as fibrous lamina. Okay, next, nuclear envelope shows pores. A nuclear envelope is not continuous, it is interrupted and it shows the presence of small openings which are called as nuclear pores. So इसमें ना छोटा छोटा खड्डा होता है जिसको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं.
अच्छा, अब ये न्यूक्लियर पोर का क्या काम है, डायग्राम के तरीके से देखते हैं। ध्यान से देखा बेटा, ये सपोज तूने अपने दोस्त का सेल निकाला, उसमें से न्यूक्लियस निकाला। सर दोस्त का कितना सेल निकालेंगे हम लोग, हाँ अपना ही दोस्त है, सोचने का नहीं, टेंशन नहीं लेने का। अब ये जो खड्डा है ना, ये न्यूक्लियर पोर है, और ये न्यूक्लियर पोर के ऊपर भी ना एन्यूलस होता है, यानी एक रिंग होता है बेटा, एन्यूलस बोलते हैं उसको। और उसमें भी है ना एक ग्रेन लाइक पार्टिकल होता है, छोटा सा दाने जैसा, उसको सेंट्रल ग्रैन्यूल बोलते हैं। अब ये खड्डा जिसको न्यूक्लियर पोर बोल रहे हैं, उसके ऊपर जो रिंग है जिसको एन्यूलस बोलते हैं, और वो सेंट्रल ग्रैन्यूल, ये सबको मिलाकर बोलते हैं पोर कॉम्प्लेक्स। और इस न्यूक्लियर पोर का काम क्या है कि ये डिसाइड करता है कि आरएनए और प्रोटीन्स, मैं यहां लिख देता हूं छोटे अक्षरों में, कि आरएनए और प्रोटीन्स कब अंदर आएगा और कब बाहर जाएगा। यानी आरएनए और प्रोटीन्स न्यूक्लियस से होकर साइटोप्लाज्म में कब आएगा, और साइटोप्लाज्म से होते हुए न्यूक्लियस के अंदर कब आएगा। सो इनका आना और जाना जिस दरवाजे के थ्रू लगा है, उस दरवाजे, उस ओपनिंग को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। और इस न्यूक्लियर पोर में जो रिंग है उसको एन्यूलस बोलते हैं, ओके, और उसके ऊपर जो छोटा सा दाना है उसको सेंट्रल ग्रैन्यूल बोलते हैं। आखिरी बात, ये सबको मिलाकर हम लोग बोलेंगे पोर कॉम्प्लेक्स। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलेंगे पोर कॉम्प्लेक्स। ये समझा बेटा, चलो इसका स्क्रीनशॉट लो। लिया बेटा, ऑलराइट। अब ना मैं दोनों पार्ट रब कर देता हूं बेटा, क्योंकि अब थियरी थोड़ा और एक्सटेंसिव होने वाला है, ध्यान देना। बट हम लोग एक एक पॉइंट कवर करेंगे, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं बेटा, कोई भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं, इस सब्जेक्ट को छोड़ेंगे नहीं। ये सब्जेक्ट हमारी जान है। अब हर सेल के अंदर यूजुअली एक ही न्यूक्लियस होता है, पर कुछ कुछ सेल के पास एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, ओके, और कुछ कुछ सेल के पास न्यूक्लियस होता ही नहीं है। सो अब हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियस की इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब इसमें तुमको थोड़ा बेसिक सिखा दूं बेटा, अगर एक रहेगा ना तो न्यूक्लियस बोलने का, न्यूक्लियस यानी वन, और न्यूक्लियाई यानी बहुत सारा, ओके। एक वचन, बहुवचन, सासवचन, ससुरवचन नहीं होता। एक वचन, अनेक वचन होता है ना, सिंगुलर और प्लूरल। इफ इट इज a single you call it as nucleus, if it is multiple you call it as nuclei. So sentences कैसे बनते हैं, there is a single nucleus, there are 5 nuclei, ऐसा ग्रामर चेंज होता है बेटा, ठीक है। अच्छा, नाउ कैसे ना, नॉर्मली each cell contains one nucleus. So normally each cell contains one, that is single nucleus. इसको हम बोलते हैं यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। बट एक से ज्यादा न्यूक्लियस जब रहता है उसको हम बोलते हैं मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ओके। सो दिस इज कॉल्ड एज यूनिन्यूक्लिएटेड कंडीशन। Okay, if cell contains many nucleus,
or you can say more than one nucleus, then it is called as multi-nucleated condition. ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन तुमको किस में देखने मिलेगा? ये तुमको मसल फाइबर्स में देखने मिलेगा. सो हमारे जो स्केलेटल मसल फाइबर्स है, ओके, हम मसल्स के चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं. अच्छा, अब सबसे कमाल की बात, एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि ये मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है, इसके दो टाइप है. ओके, इसमें एक होता है सिनोसाइटिक कंडीशन और एक होता है सिंसिटियम. ओके, सो एक है सिनोसाइटिक कंडीशन, दूसरा है सिंसिटियम. बेटा ओके, अब सिनोसाइटिक में कैसा होता है, यहां देखो, ये एक न्यूक्लियस है, सेंटर में देख बेटा, ये सेल और इसके सेंटर में न्यूक्लियस, ये दूसरा सेल, उसके सेंटर में न्यूक्लियस. ओके, अब यहां क्या होगा मालूम है, ये दोनों भी सेल मेम्ब्रेन आपस में फ्यूज हो जाएंगे और जुड़ने के बाद ये फ्यूज होंगे. जुड़ने के बाद जो बीच वाला प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है ना, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा. डिसोल्यूशन यानी वो तोड़ दी जाएगी बेटा. तो अब देखो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन हो गया ना, यानी सेल एक ही है पर उसके अंदर न्यूक्लियस दो हो गए बेटा. इसको हम लोग बोलेंगे सिनोसाइटिक कंडीशन. ओके, नेक्स्ट है सिंसिटियम. अब सिंसिटियम में कैसा होगा, सिंसिटियम में यू फाइंड ये सेल और ये न्यूक्लियस. ओके, अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, यानी इसमें न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस हुआ. अब नॉर्मली न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और सेल दो में टूट जाता है, बट यहां पे अब साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, यानी इसमें कैरियोकाइनेसिस हुआ बट साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ बेटा इसमें. ओके, राइट. सो कैरियोकाइनेसिस हुआ बट इसमें साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ. सो इसके वजह से अल्टीमेटली व्हाट यू फाइंड इज वन सिंगल सेल विद टू न्यूक्लियस. टू न्यूक्लियस इन इट. ओके बेटा, अब ये दोनों को हम बोलेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन. जहां यहां हम लोग ने क्या देखा कि दोनों सेल फ्यूज हुए और बीच का सेल मेम्ब्रेन गायब हो गया, सो दैट अल्टीमेटली मेरे पास एक ही सेल और दो न्यूक्लियस है. ओके, और ऐसा कंडीशन जहां सेल मेम्ब्रेन फ्यूज हो रहा है और बीच का सेल मेम्ब्रेन गायब हो रहा है, सो दैट एक सेल बना. ओके, फ्यूजन की वजह से. अब फ्यूजन मतलब सिन, जॉइंट्स के चैप्टर में जहां जहां सिम्फाइसिस, सिन आर्थ्रोसिस आता है ना, सो सिन मींस टू कम टुगेदर, सो दिस इज कॉल्ड एज सिंसिटियम. oops, that's not sinusoid, ये उल्टा है. दिस इज कॉल्ड एज सिंसिटियम. ओके, एंड यहां पर जहां कैरियोकाइनेसिस हुआ और साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, ये टाइटल उल्टा हो गया बेटा, दैट इज कॉल्ड एज सिनोसाइट. ओके, इसको ना इजी तरीके से, ये वापस से उल्टा ना हो तो कैसे याद रखोगे, सिन ऑलवेज मीन्स टू फ्यूज. ओके, जैसे न्यूरॉन्स में हम लोग ने साइनैप्स देखा है या सिनैप्स देखा है, सो उधर क्या हो रहा है, दो न्यूरॉन साथ में आ रहे हैं ना बेटा, वैसे दो सेल साथ में आ रहे हैं, दैट इज सिंसिटियम कंडीशन. दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर, ताकि इस तरह का कंफ्यूजन ना हो. ऑलराइट, सो दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन, ये हमको याद रखना है. अच्छा, अब नंबर के टर्म्स में दो ऐसे सेल्स याद रखो जिसके पास न्यूक्लियस ही नहीं है. सो एक है आरबीसी, जिसको हम एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं बेटा, और दूसरा है सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स. सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, ये दोनों की खास बात क्या है, ये दोनों में न्यूक्लियस इज एब्सेंट. ये अच्छे से बैठा लेना दिमाग में. सो नंबर के टर्म्स में ये पॉइंट्स याद रखो. इसमें सबसे स्पेशल वाला पॉइंट सिंसिटियम और सिनोसाइट है बेटा.
ओके। और दूसरा स्पेशल वाला पॉइंट ये है कि आरबीसी और सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। अच्छा, इसका रीजन भी है। आरबीसी जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रो मतलब रेड और साइट्स का मतलब होता है मैच्योर सेल। अब आरबीसी के अंदर से न्यूक्लियस निकाल लिया गया बेटा, ताकि उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा जगह खाली हो सके हीमोग्लोबिन भरने के लिए बेटा। और सीव सेल्स ऑफ वैस्कुलर प्लांट्स, सीव सेल्स क्या है बेटा, अल्टीमेटली ये फ्लोएम का टाइप है जो फूड को कंडक्ट करता है। तो इसमें से भी न्यूक्लियस को निकाल लिया गया है ताकि मटेरियल के ट्रांसपोर्ट और कंडक्शन में आसानी हो सके बेटा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब न्यूक्लियस के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल है दैट इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोप्लाज्म। उस न्यूक्लियोप्लाज्म का दूसरा नाम है न्यूक्लियर मैट्रिक्स और उसका तीसरा नाम है कैरियोलिम्फ। अब इस न्यूक्लियोप्लाज्म जिसका नाम मैट्रिक्स और कैरियोलिम्फ भी है बेटा, ओके। अब इसके अंदर हम लोग कौन से स्ट्रक्चर्स देखते हैं। सो इसके अंदर हम लोग ने देखा था राउंडेड न्यूक्लियोलस होता है और बुद्धि का बाल यानी क्रोमैटिन नेटवर्क होता है, ओके। इसको अच्छे से याद रख लो। सो उसमें न्यूक्लियोलस होगा और क्रोमैटिन नेटवर्क होगा। अच्छा, ये भी सेम है, अगर एक रहा तो न्यूक्लियोलाय बोलने का, एक से ज्यादा रहा तो न्यूक्लियोलस बोलने का। अब न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या है बेटा। सो न्यूक्लियोलस is responsible for rRNA synthesis। rRNA का फुल फॉर्म इज राइबोसोमल आरएनए बेटा। So it is responsible for ribosomal RNA synthesis, rRNA synthesis, ये याद रखना, ओके। नेक्स्ट मूविंग ऑन। न्यूक्लियोलस का नंबर और उसका साइज अलग अलग सेल में अलग अलग होगा। जो सेल ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है उसमें न्यूक्लियोलस बड़ा बड़ा होगा और बहुत सारा होगा बेटा। तो यहां हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करते हैं। द नंबर एंड साइज ऑफ न्यूक्लियोलस is different in different cells। ओके। अब इसमें सबसे मेन बात ये याद रखना है कि हमको बड़ा बड़ा यानी लार्ज एंड मेनी न्यूक्लियोलाई आर सीन इन सेल्स involved in active protein synthesis। यानी जो सेल ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन बना रहा है उसमें न्यूक्लियोलस बड़ा बड़ा होगा और बहुत सारा होगा बेटा। आगे बढ़ते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क की तरफ। क्रोमैटिन नेटवर्क कब दिखेगा अपने को, इंटरफेज वाले न्यूक्लियस में दिखेगा। So interphase nucleus shows a network of nucleoprotein fibers। अब बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है। न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन नेटवर्क यानी बुद्धि का बाल, ओके। अब उस न्यूक्लियस में से जो हमने हमारे दोस्त के शरीर में से सेल निकाला था उसमें से न्यूक्लियस निकाला, जो डायग्राम मैंने यहाँ ड्रॉ किया था, वो न्यूक्लियस में से एक बुद्धि का बाल निकालो बाहर, वो पूरा क्रोमैटिन निकालो। देखो दिख रहा है, मैं निकाल रहा हूँ बाहर, खींच के ये पूरा ढगला झुंड जमा कर लिया। अब इसको स्प्रेड कर, ये बुद्धि का बाल, ये। अब ये जो क्रोमैटिन नेटवर्क है ये किसका बना है, इसके अंदर कौन सा मटेरियल है। सो क्रोमैटिन फाइबर्स में तुमको क्या क्या मिलेगा बेटा। ये क्रोमैटिन नामकरण किसने किया था, फ्लेमिंग ने किया था, हमने डिस्कस किया है बेटा। अब ये क्रोमैटिन के अंदर तुमको क्या मिलेगा, डीएनए मिलेगा,
इसके अंदर तुमको आरएनए मिलेगा, इसके अंदर तुमको हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे, और इसके अंदर तुमको नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे। अब बहुत भारी टॉपिक आ रहा है बेटा। ओके, अब डीएनए और आरएनए क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, अब डीएनए की कमाल की बात यह है कि हमारे पास जो डीएनए है ना, द डीएनए लेंथ इन ह्यूमंस is approximately 2 meter. Okay, and this DNA is distributed in 46 chromosomes. 46 chromosomes को you can also call it as a 23 pairs of chromosomes. 23 pairs of chromosomes. अब ना बात ध्यान से सुन। सबसे पहला बेसिक पॉइंट क्या है, देख ध्यान से। सपोज फॉर एग्जांपल ये तेरे दोस्त का सेल है, ये न्यूक्लियस। अब इसके अंदर ना ऐसा बुड्ढी का बाल है जिसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन। ओके, अब ये न्यूक्लियस इंटरफेज में ऐसा दिखेगा, और इसी को जब मेटाफेज में देखोगे, सो मेटाफेज वो फेज है जब क्रोमोसोम्स सबसे बेस्ट दिखते हैं। सो क्रोमोसोम्स आर बेस्ट सीन ड्यूरिंग विच फेज? दैट इज मेटाफेज। ओके, सो मेटाफेज में तुमको क्या दिखेगा? ये सेल है, ओके, और उसके अंदर क्रोमोसोम्स नजर आएंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये सब नहीं दिखेगा। अब क्रोमोसोम्स ऐसा दिखेगा बेटा, ये 2 क्रोमोसोम मैंने बनाया। अब तुमको ये याद रखना है, हम इंसानों के हर एक सेल के अंदर, ओके, जितने भी सोमैटिक सेल्स है, बॉडी सेल्स है, उसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्रोमोसोम बना किससे? ये तो इसी बुड्ढी के बाल से बना ना, जहां मैं मजाक में तुमको यही तो बोला था ना कि बुड्ढी का बाल बन गया बुड्ढी का चोटी, धागा बन गया रस्सी। सो ये आपस में इकट्ठा होके कंडेंस होके इस तरह से बनेगा। अच्छा, यानी इसको अगर मैं खींचूं तो इसमें से यही क्रोमैटिन निकलेगा, और क्रोमैटिन के अंदर डीएनए और आरएनए होता है, और डीएनए की लंबाई 2 मीटर, 1 मीटर इतना होता है। सोचो 2 मीटर इतना बड़ा धागा अगर मेरे को छोटे से न्यूक्लियस के अंदर रखना है, सेल नजर नहीं आता, उसके अंदर न्यूक्लियस, उसके अंदर रखना है मेरे को। अब धागे को हम लोग घर में रखते हैं, खुला रखेगा धागे को तो ज्यादा जगह ले लेगा, इसलिए हम धागे को क्या करते हैं? रील्स में लपेट के रखते हैं। उसी तरह से बेटा इस डीएनए को लपेटने के काम, ओके राइट, डीएनए धागा है, और घर में जो रील्स होती है ना, कार्डबोर्ड का जो सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लपेटते हैं धागे को, वो हिस्टोन प्रोटीन्स है। सो अब मैं ना ये पॉइंट यहां लिख देता हूं। हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं? सबसे पहली बात, हिस्टोन प्रोटीन्स दे आर बेसिक प्रोटीन्स। व्हाई? क्योंकि डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, एसिड है ना, सो एसिड बेस को बराबर चिपकेगा, उसके साथ रिएक्ट करेगा बेटा। ओके, यानी जब धागे को मैं लपेटता हूं ना, तो धागा खाली उसके ऊपर है ना रखा नहीं गया है, धागा उसको टाइट चिपक के रखा है ताकि वो वहां से सरकेगा नहीं, वहां से फिसलेगा नहीं बेटा। सो हिस्टोन्स बराबर डीएनए को कंडेंस करने में, डीएनए को लपेटने में काम आते हैं बेटा। सो दीज आर बेसिक प्रोटीन्स। इसके अंदर 2 अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन और अर्जिनिन। So they are made up of lysine and arginine, ये दोनों अमीनो एसिड्स है। ओके राइट, यहां लिख देते हैं, बोथ आर अमीनो एसिड्स। और ये हिस्टोन प्रोटीन्स, अगर कोई भी पूछेगा ना हिस्टोन प्रोटीन क्या है, तो सिर्फ इतना ही बोलेगा, हिस्टोन इज डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन, यानी वो प्रोटीन जो डीएनए को लपेटने के काम आता है बेटा। ओके राइट, तो समझो ये लंबा सा डीएनए है। ओके, तो ये डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन है। तो ये डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर लपेटा हुआ रहता है, फिर जाता है, फिर हिस्टोन प्रोटीन आता है, उसके ऊपर फिर लपेटा रहता है बेटा। तो इससे क्या है ना कि लंबा सा डीएनए छोटे से न्यूक्लियस के अंदर एकोमोडेट हो जाता है बेटा, समा जाता है उसमें। ओके, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स। फिर पीपल माइट आस्क यू व्हाट आर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। ओके, अब नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है ना, ये जीन एक्सप्रेशन, इसका बाकी का काम रहता है, ये डीएनए को लपेटने के काम नहीं आता है। सो ये जीन को एक्सप्रेस करने के काम आता है, डीएनए और बाकी के स्ट्रक्चर्स के डैमेज को रिपेयर करने के काम आता है। उसके अलावा भी और भी बहुत सारे फंक्शन है, बेसिकली इतना ही याद रखो, दैट्स मोर देन इनफ।
अच्छा, फिर ये जो बुढ़ी का बाल है ना, ओके, ये अब दो तरह का रहता है। अब ये कुछ कुछ एरिया में डार्क दिखता है, ये मैं इसको डार्क कर देता हूं, मोटा कर देता हूं, फिर हल्का हो जाएगा, फिर वापस मोटा हो जाएगा, फिर हल्का हो जाएगा, फिर वापस मोटा हो जाएगा। ओके, सो ये डार्क और लाइट क्यों दिखता है, ये निर्भर करता है स्टेन के ऊपर, यानी इसके ऊपर हम लोग कौन सा केमिकल डालते हैं। सो ये कैसा ना, बुढ़ी का बाल रंगीन है, कुछ कुछ एरिया में बाल को डाई किया है, सो वो भड़क दिखता है, कुछ कुछ एरिया में डाई नहीं किया है, वो सफेद दिखता है। सो अब इस तरह के डार्कली स्टेन्ड वाले क्रोमैटिन को हम बोलेंगे हेटेरोक्रोमैटिन, और लाइटली स्टेन्ड वाले क्रोमैटिन को हम लोग बोलेंगे यूक्रोमैटिन। यहां लिख देता हूं मैं, लास्ट दो पॉइंट है, यूक्रोमैटिन और हेटेरोक्रोमैटिन। ये नजर आ रहा है ना बेटा, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ सही है, ओके। सो यूक्रोमैटिन कैसा है, यूक्रोमैटिन लाइटली स्टेन्ड है बेटा, और हेटेरोक्रोमैटिन कैसा दिखता है, डार्क दिखता है। अच्छा, यूक्रोमैटिन हल्का क्यों दिखता है, ओके, वो स्टेनिंग के ऊपर है बेटा। कमाल की बात ये है, यूक्रोमैटिन में डीएनए बहुत ज्यादा होता है, हेटेरोक्रोमैटिन में डीएनए की मात्रा कम होती है। ओके, यूक्रोमैटिन जेनेटिकली एक्टिव है, जेनेटिकली, अब टकली है तो हम क्या करें, जेनेटिकली एक्टिव है, और हेटेरोक्रोमैटिन जो है वो जेनेटिकली इनर्ट है। इनर्ट है यानी इनएक्टिव है बेटा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं थोड़ा इसको हाई लेवल पे जाके तुझे सिखाता हूँ आसान भाषा में। ओके, अब ये जो बुड्ढी का बाल है ना, बुड्ढी का बाल मैंने बाहर निकाला, ओके, तो मेरे को कुछ कुछ हिस्सा डार्क दिख रहा है, ओके, इसको बोलते हैं हेटेरोक्रोमैटिन। क्यों, क्योंकि ये ज्यादा कलर पकड़ लिया है, ज्यादा स्टेन पकड़ लिया है, और कुछ कुछ हिस्सा एकदम हल्का दिखता है, इट इज लाइटली स्टेन, उसको बोलते हैं यूक्रोमैटिन। प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, यू मतलब एडवांस ना। ओके, सो ये जो हिस्सा है ना, इसमें डीएनए भर भर के होता है, और ये हिस्सा जेनेटिकली एक्टिव है, यानी ये काम करता है, और ये वाला हिस्सा काम नहीं करता है। आसान तरीका याद रखने का, हेटेरो है ना, इस वर्ड को घसीट लो, इसको बोलो हेटेरो, हेटेरो, हट हुडरो। ओके, सो हेटेरोक्रोमैटिन कभी भी वर्ड आएगा ना, हेटेरोक्रोमैटिन के वर्ड को घसीटो। हेटेरो यानी कैसा है, एक तो डार्क है, काला है, ओके, काला चिढ़ाने का नहीं है बेटा, पर अपने टेक्निक के हिसाब से। एक तो काला है, ऊपर से डीएनए भी कम है और काम भी नहीं करता है, इसलिए हम इसको ना इज्जत नहीं दे रहे, इसको हम बोला हडरो। गेटिंग इट, समझा? तो खाली हडरो मत बोलो, उसको बोला हड हुडरो। सो दैट इज यू, इसको अच्छे से पढ़ो, यूक्रोमैटिन, एक एक अक्षर को, इसको घसीट लो, हेटेरोक्रोमैटिन। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम बोलिंग? हेटेरोक्रोमैटिन, समझा? चल इसका स्क्रीनशॉट ले। लिया बेटा, आगे बढ़ते हैं। अब लास्ट पार्ट है बेटा, चलो पिक्चर खत्म होने वाला है, पर क्लाइमेक्स की बारी है। ओके, अब कहानी देखो, वापस से वहीं से पकड़ते हैं। ये सेल, ये न्यूक्लियस, ये बुड्ढी का बाल, ऐसा कब नजर आएगा, इंटरफेस में, पर यही बुड्ढी का बाल आपस में इकट्ठा होएगा और क्रोमोसोम्स बन जाएगा। ये मैंने एक ही क्रोमोसोम बनाया है, हमारे पास टोटल 46 क्रोमोसोम होता है। कितना? 46, ऑल्सो कॉल्ड एज 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। एक ही बात होगी ना, 46 बोलो या 23 जोड़ी बोलो, द मैटर इज वन एंड द सेम। टाइम भी हो रहा है, ओके, चल बेटा ध्यान दे। ओके, सो ये क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स सबसे बेस्ट कब दिखते हैं, ड्यूरिंग विच फेज? मेटाफेज।
अच्छा, अब क्रोमोसोम में हम लोग ने क्या क्या पढ़ा था? पॉइंट नंबर 1, क्रोमोसोम्स शोज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। चल बेटा, थियरी है, ओके, बेसिक पॉइंट तो सीखा है, थोड़ा फास्ट जाएंगे। आई हैव टू गो टू माय क्लिनिक आल्सो बेटा, ओके। क्रोमोसोम्स शोज अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन also called as a centromere, ओके। फिर इसमें और क्या देखा था हम लोग ने कि समझो फॉर एग्जांपल ये क्रोमोसोम है बेटा, ओके, तो यहां इसका प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है जिसको सेंट्रोमियर भी बोलते हैं, राइट। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन ऑल्सो कॉल्ड एज सेंट्रोमियर। फिर ये जो आजू बाजू के टुकड़े हैं इसको क्रोमैटिड बोलते हैं, और सेंट्रोमियर के आजू बाजू में येलो से दिखाता हूं डिस्क शेप काइनेटोकोर्स था बेटा, ओके, राइट। सो ये दो जो है इसको हम लोग बोलेंगे काइनेटोकोर। काइनेटोकोर का शेप क्या बोला? डिस्क शेप। सो ऑन either sides of a centromere, on either sides of centromere we have disc shaped kinetochore, ओके। अच्छा, अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि समझो एक सेल के अंदर 10 क्रोमोसोम है, ओके। एक सेल के अंदर अगर 10 क्रोमोसोम है तो उसके पास कितना सेंट्रोमियर और कितना काइनेटोकोर? तो इजी है ना, एक क्रोमोसोम में अगर एक सेंट्रोमियर और 2 काइनेटोकोर, तो 10 क्रोमोसोम में 10 सेंट्रोमियर और 20 काइनेटोकोर होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन संभाल लेना, एमसीक्यू में आ सकता है बेटा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और क्या दिखता है क्रोमोसोम में? एक एंड की तरफ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी आता है और फिर एक फ्रैगमेंट आता है जिसको सैटेलाइट बोलते हैं। तो यहां हम लोग ने नेमिंग में देखा था, दिस इज कॉल्ड एज सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, बराबर। और ये आखिर वाला जो फ्रैगमेंट है उसको बोलते हैं सैटेलाइट। So what happens is because of secondary constriction, there is appearance of a fragment which is called as satellite. नेक्स्ट, फिर क्रोमोसोम्स के पोजीशन के हिसाब से, सेंट्रोमियर के पोजीशन के हिसाब से, बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ अ सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम्स 4 अलग अलग टाइप के थे बेटा, ओके। हमने डायग्राम में देखा था, पहला था मेटासेंट्रिक, ओके। उसके बाद लेट्स से सब मेटासेंट्रिक। सब मेटासेंट्रिक में सेंट्रोमियर देखो थोड़ा खिसक गया ना। उसके बाद एक्रोसेंट्रिक, और बेटा लास्ट में आता है फिर टेलोसेंट्रिक। अब इसमें एमसीक्यू क्या बनेगा? मेटासेंट्रिक में इसका सेंट्रोमियर मिडल में, इसका सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल, दिस इज टुवर्ड्स वन एंड,
और इसका सेंट्रोमियर इज टर्मिनल इन पोजीशन। तो पहला पॉइंट सब में क्या है, सेंट्रोमियर से रिलेटेड। सो यहां पर सेंट्रोमियर इज इन द मिडल, यहां पर सेंट्रोमियर इज स्लाइटली अवे फ्रॉम मिडल पोजीशन। ओके, यहां पे सेंट्रोमियर इज टूवर्ड्स एंड, और यहां पे सेंट्रोमियर इज टर्मिनल इन पोजीशन, एंड में है। ओके, यहां पे दोनों क्रोमैटिड्स आर इक्वल। तो क्रोमैटिड्स के मामले से अगर देखेगा, सो हियर वी हैव टू इक्वल क्रोमैटिड्स, बराबर है, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा इक्वल है। यहां वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट, यहां पे वन वेरी लॉन्ग एंड वन वेरी शॉर्ट। और यहां पे जस्ट वन लॉन्ग पार्ट, कोई छोटा पार्ट नहीं है। ओके, नेक्स्ट, माइक्रोस्कोप में इसका शेप कैसा नजर आएगा, ये दिखेगा वी शेप, ये दिखेगा एल शेप। अभी अभी सिखाया था ना बेटा, ये दिखेगा जे शेप, और लास्ट वाला दिखेगा आई शेप भी बोल सकते हो, एंड रिमेंबर रॉड शेप भी बोल सकते हो। ओके, अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट है जो मुझे कुछ बच्चे पूछ रहे थे, राइबोसोम से रिलेटेड एक पॉइंट याद रखना, इंफॉर्मेशन है। रामकृष्णन वेंकट रमन in the year 2009 described structure and function। इसने ना बहुत डिटेल में स्ट्रक्चर और फंक्शन बताया था किसका, राइबोसोम्स का, और 2009 में इसको मिला था नोबेल प्राइज फॉर दिस। और ये नोबेल प्राइज इसने शेयर किया था दो और साइंटिस्ट के साथ, एक का नाम है योनाथ जो इजराइल से थे, और दूसरे का नाम है थॉमस स्टीट जो किधर से आया, उधर से आया, उधर से आया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, सो दैट्स ऑल बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लिया, ऑल राइट बच्चों, तो ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लियस के बारे में। और ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, मुझे काफी ज्यादा लेट हो रहा है मेरे क्लिनिक के लिए। इसका बराबर नोट्स बना के रखो, उसके बाद टेक्स्ट बुक पढ़ो, मजा आ जाएगा। रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो, यो यो कैरियो। थैंक यू बच्चों, नमस्ते।